नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सरल और आसान हल विस्तार पूर्वक समझाकर दे रहा हूँ। ये सभी प्रश्न यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शंकु के छिन्नक के आयतन की गणना करें जिसका आधार क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और शंकु और छिन्नक भाग की ऊंचाई क्रमशः 28 मीटर और 14 मीटर है। आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक शंकु से एक छिन्नक का निर्माण कैसे होता है। शंकु, जब हम शंकु के शीर्ष से, ये शंकु का शीर्ष है, तो जब हम लोग शंकु के शीर्ष से कुछ ऊंचाई तक काट लगाकर शंकु को दो भागों में बांट देते हैं। तो जब शंकु दो भागों में बट जाता है तो ऊपरी भाग को छोटा शंकु और नीचे वाले भाग को हम छिन्नक और अंग्रेजी में फ्रस्टम कहते हैं। यानी जब हम एक बड़े शंकु को उसके शीर्ष से कुछ ऊंचाई तक काट लगाकर दो भागों में विभाजित करते हैं तो ऊपरी भाग को हम छोटा शंकु बोलते हैं और निचले भाग को हम छिन्नक बोलते हैं। अब प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि एक शंकु से बने छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो किसी भी छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस बड़े शंकु का आयतन निकालते हैं। इस बड़े शंकु का आयतन निकालते हैं और इस बड़े शंकु के आयतन में हम लोग जो छोटा शंकु कट करके निकला है उसके आयतन को घटा देते हैं। तो जब हम बड़े शंकु के आयतन में छोटे शंकु के आयतन को घटा देते हैं तो हमें छिन्नक का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक बड़ा शंकु ए बी, बड़े शंकु की ऊंचाई होगी, BC बड़े शंकु की आधार त्रिज्या होगी। प्रश्न में बड़े शंकु की ऊंचाई AB, जिसे हम H1 कहेंगे, 28 मीटर दिया हुआ है। बड़े शंकु के आधार की त्रिज्या न दे करके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। चूंकि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आधार की त्रिज्या R1 स्क्वायर बराबर 616। तो इस समीकरण से बड़े शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी 14 मीटर। तो इस तरीके से बड़े शंकु के आधार की त्रिज्या 14 मीटर। अब हम लोग इसके शीर्ष से M पॉइंट तक काट लगा करके एक छोटा शंकु काट कर बाहर निकालेंगे।
तो जो छोटा शंकु कट करके बाहर निकलेगा उसकी ऊंचाई am होगी, ये इसकी ऊंचाई बनेगी, और m और n छोटे शंकु की आधार त्रिज्या बनेगी। तो जब हम छोटे शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो हम छोटे शंकु का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बड़े शंकु का आधार त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है, छोटे शंकु का अगर ऊंचाई और त्रिज्या मालूम हो जाए तो छोटे शंकु का आयतन निकाल लेंगे और बड़े शंकु के आयतन में छोटे शंकु के आयतन को घटा देंगे। प्रश्न आगे बढ़ता है और कहता क्या है कि जब छोटा शंकु कट करके निकलेगा तो जो छिन्नक निर्माण होगा उस छिन्नक की ऊंचाई 14 मीटर होगी। ठीक है, तो ए से बी तक 28 मीटर और छोटा शंकु की ऊंचाई am और छिन्नक की ऊंचाई mb। mb कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। तो जब हम बड़े शंकु की ऊंचाई 28 मीटर में हम छिन्नक की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो बड़े शंकु की ऊंचाई AB और इसमें छिन्नक की ऊंचाई MB 14 मीटर। तो 28 में जब हम 14 मीटर को घटा देते हैं तो हमें छोटे शंकु की ऊंचाई AM ज्ञात हो जाती है। तो छोटे शंकु की ऊंचाई, छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो हम करेंगे क्या कि 28 मीटर में छिन्नक की जो ऊंचाई है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से AM यानी छोटे शंकु की ऊंचाई 14 मीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब सवाल ये होता है कि छोटे शंकु की आधार त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी? तो छोटे शंकु की आधार त्रिज्या R2 मान लेते हैं। अब चित्र को ध्यान से देखें तो हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं, त्रिभुज A B C और दूसरा त्रिभुज होगा त्रिभुज A M और N। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप त्रिभुज हैं। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के बीच अनुपात बराबर होता है, यानी त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज AMN की भुजा AM दोनों के बीच का अनुपात त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज AMN की भुजा MN ये संगत होंगे और इनके बीच में जो अनुपात बनेगा ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो AB बड़े शंकु की ऊंचाई होती है 28, AM छोटे शंकु की ऊंचाई होती है 14, BC बड़े शंकु की आधार त्रिज्या है और MN छोटे शंकु की आधार त्रिज्या है। तो हम लोग इस समीकरण से छोटे शंकु की आधार त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 14 दूनी 28 और 2 सत्ते 14। तो छोटे शंकु की आधार त्रिज्या
हमें ज्ञात होगी। कितना हो गया? 7 मीटर। तो जब हमें दोनों शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या ज्ञात हो गई तो छिन्नक का आयतन निकालते हैं। तो छिन्नक का आयतन होता है बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1/3 पाई। तो 1/3 पाई हम बाहर निकाल लेंगे। तो R1 स्क्वायर 14 का वर्ग, H1 की जगह 28, R2 स्क्वायर की जगह 7 का वर्ग। ठीक है, ये R2 है और H2 की जगह 14। ठीक है, आइए अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। 14 के वर्ग को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 का वर्ग। ठीक है, तो ये पावर इन दोनों पे बढ़ जाएगा, तो 7 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग। ठीक है, यानी 14 के वर्ग को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग। तो समीकरण कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 14 का वर्ग गुणे 28। 28 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 14 दूनी 28। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 का वर्ग और ये हो गया हमारा 28। ठीक है, और माइनस 7 का वर्ग गुणे 14। अब देखें तो इनमें और इनमें कॉमन क्या दिखता है? तो इनमें हमें क्या दिखता है? 1/3 पाई तो रहेगा ही और 7 का वर्ग गुणे 14। तो बचेगा क्या? 2 का वर्ग गुणे 2, तो 8 हो जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा? 1। तो 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये अभिव्यक्ति अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, 1/3 पाई 7 का वर्ग गुणे 14 ले लिए, तो ब्रैकेट में 8 माइनस 1 तो कितना होगा? 7। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पाई में दिया हुआ है, इसलिए हम पाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4802/3 पाई मिश्रित संख्या में 1600 सही 2/3 पाई घन मीटर, यानी शंकु के छिन्नक का जो आयतन होगा वो आयतन होगा 1600 सही 2/3 पाई घन मीटर। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। भीतरी व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले एक बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर किया जाना है। 900 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी की अनुमानित लागत का पता लगाएं। आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता है कि रोड़ी लगाने की लागत क्या होगी? तो लागत या खर्च बराबर होगा दर, किस दर से रोड़ी लगती है? तो 900 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, गुणे
जो कुएं में रोड़ी लगी उसका आयतन। ठीक है, यानी कि कुएं के भीतरी दीवार पर जो रोड़ी लगेगी उस रोड़ी को लगाने का कुल खर्च होगा दर। ये दर हमें मालूम है, 900 रुपए गुणे रोड़ी का आयतन। तो रोड़ी का आयतन निकल जाए तो फिर हमें कुल खर्च भी ज्ञात हो जाएगा। आइए, ये एक कुआं है और इस कुएं का भीतरी व्यास 4 मीटर है। तो भीतरी त्रिज्या, जिसे हम R1 कहें, 2 मीटर। कुएं के भीतर 0.25 मीटर मोटाई की रोड़ी की कोटिंग की जाती है। तो कुएं के भीतर एक और बेलन का निर्माण हो जाता है जिसे हम आंतरिक बेलन कह सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या R2। तो दो में से हम मोटाई 0.25 को घटा देंगे तो 1.75। इस तरह से कुएं में दो बेलन बन गया, एक बाहरी बेलन और एक भीतरी बेलन। तो रोड़ी का जो आयतन होगा वो बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। इस तरह रोड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा और उस रोड़ी के आयतन को दर 900 रुपए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। और हमें अनुमानित लागत लगाना है, यानी कि अप्रॉक्स में आंसर बनाना है, लगभग में बनाना है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ये एक बेलनाकार कुआं और बेलनाकार कुएं की भीतरी त्रिज्या 2 मीटर। कुएं की ऊंचाई 7 मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। कुएं के अंदर 0.25 मीटर मोटाई का रोड़ी की कोटिंग की जाती है। तो इसके अंदर एक और बेलन बन जाएगा जिसे हम भीतरी या आंतरिक बेलन कहेंगे और इस आंतरिक बेलन की त्रिज्या होगी R1। 2 मीटर में हम मोटाई 0.25 को माइनस कर देंगे तो R2 हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और R2 कितना हो जाएगा हमारा 1.75 मीटर। तो इस प्रकार भीतरी बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी 1.75 मीटर। अब हमें रोड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो रोड़ी का आयतन होता है बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। यानी कुएं के भीतर जो कोटिंग की गई रोड़ी है उसका आयतन होगा बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो बाहरी बेलन की त्रिज्या R1 है और ऊंचाई 7 मीटर है। भीतरी बेलन की त्रिज्या R2 और ऊंचाई वही रहेगा 7 मीटर। तो बाहरी बेलन के आयतन में भीतरी बेलन के आयतन को घटाएंगे। बाहरी बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H, भीतरी बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H। इन दोनों में कॉमन, तो पाई H कॉमन हो गया तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर।
हम सब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरीके से R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा? R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, ऊंचाई 7, R1 2 और R2 1.75। तो कितना हो जाएगा? 3.75। तो R1 प्लस R2 3.75, ठीक है। और R1 माइनस R2 तो 2 में 1.75 घटा देंगे तो 0.25। तो R1 माइनस R2, ठीक है। लेकिन अभी हम इसे हल नहीं करेंगे। ये हमारा आयतन आ गया। हमें रोड़ी का आयतन नहीं निकालना है, हमें निकालना है कोटिंग की गई रोड़ी का जो खर्च होता है उस खर्च को ज्ञात करना है। तो हम सब जानते हैं कि कुल खर्च बराबर होता है दर गुणे आयतन। यानी कुएं के भीतर रोड़ी लगाने का कुल खर्च क्या होगा? तो दर 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से, और आयतन तो 22/7 गुणे 7 गुणे 3.75 गुणे 0.25। तो दर गुणे आयतन। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 18,562.50 रुपए कुल खर्च आएगा। चूंकि हमें अनुमानित लागत निकालनी है, लगभग में निकालना है, तो हमारा लगभग में आंसर होगा 18,562 रुपए। और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए। एक व्यक्ति ने एक घर के निर्माण के लिए एक 49 मीटर गुणे 46 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा। इस कार्यवाही के दौरान निकली मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया। मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई 49 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर और इसमें 7 मीटर अर्धव्यास यानी त्रिज्या का एक कुआं खोदा गया। कुएं से निकली मिट्टी को शेष भूखंड पर फैला दिया गया। तो सबसे पहले हमें आयताकार भूखंड के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर मिट्टी को फैलाना है, जिसे हम शेष भूखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी को फैलाना है कैसे निकलेगा? तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और इसमें जो है जो कुआं खोदा गया है वृत्ताकार, उस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्न आगे बढ़ता है, कहता है कि
जब कुआं खोदा जाता है, यह कुआं है और इस कुएं की त्रिज्या 7 मीटर और इस कुएं की गहराई या ऊंचाई जो कुछ कहें वो 40 मीटर। तो ये कुआं बेलन के आकार का होगा। तो जब ये कुआं खोदा जाएगा तो इसमें से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को शेष भूखंड पर फैला दिया जाएगा। तो हमें बताना है कि मिट्टी को फैलाने के बाद शेष भूखंड अर्थात मैदान की ऊंचाई में कितने मीटर की वृद्धि हुई। तो इसके लिए एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, शेष भूखंड का क्षेत्रफल और इसमें मिट्टी को फैलाने से जो मैदान की ऊंचाई में वृद्धि हुई है उस ऊंचाई को अगर गुणा कर देते हैं तो ये मिट्टी के आयतन के बराबर होगी। मिट्टी के आयतन के बराबर होगी और यह मिट्टी इस कुएं से खोदकर निकाली गई। तो मिट्टी का आयतन क्या होगा? कुएं का आयतन। और कुआं क्या है? बेलनाकार। तो जो बेलनाकार कुएं का आयतन होगा वो मिट्टी का आयतन होगा। शेष भूखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि, तो मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि बराबर हम कह सकते हैं मिट्टी के आयतन में शेष भूखंड के क्षेत्रफल को भाग लगा दें तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो हमें दो चीज निकालना होगा, शेष भूखंड का क्षेत्रफल और मिट्टी का आयतन। तो जब हम मिट्टी के आयतन में शेष भूखंड के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे तो मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो ये आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई 49 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर, इसमें एक कुआं खोदा गया जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। तो कुआं खोदने के बाद शेष भूखंड का क्षेत्रफल या उस भूखंड का क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी को फैलाना है, तो भूखंड का क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी को फैलाना है बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें हम वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे तो हमें शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 2100 वर्ग मीटर, यानी 2100 वर्ग मीटर शेष भूखंड पर मिट्टी को फैलाना है। अब ये मिट्टी हमें कहां से मिलेगी? तो ये मिट्टी हमें कुएं से मिलेगी। ये कुआं है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर और इस कुएं की ऊंचाई 40 मीटर। तो कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा? बेलनाकार कुएं का आयतन। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, रेडियस 7 गुणे 7, आर स्क्वायर और एच हाइट, ठीक है। तो 22 गुणे 7 गुणे 40 घन मीटर। तो
इस मिट्टी को मैदान के शेष भाग पर फैलाना है, शेष भूखंड पर। तो इसकी ऊंचाई में हुई वृद्धि को ज्ञात करना है। तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल गुणे मैदान की ऊंचाई में वृद्धि बराबर होता है मिट्टी का आयतन जो मैदान में फैलाया गया है। यानी शेष भूखंड का क्षेत्रफल जो हम लोगों ने निकाला गुणे मैदान की ऊंचाई में वृद्धि जो हमें निकालना है बराबर मिट्टी का आयतन, और मिट्टी का आयतन ये रहा, कुएं का या बेलन का आयतन। ठीक है, तो मैदान की ऊंचाई में वृद्धि क्या होगा, मिट्टी के आयतन में शेष भूखंड के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर, मिट्टी का आयतन 22 गुणे 7 गुणे 40। तो मैदान की ऊंचाई में वृद्धि क्या होगा, बटे 2100। तो मैदान की ऊंचाई में वृद्धि बराबर होगा मिट्टी का आयतन बटे शेष भूखंड का क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी को फैलाना है। हल करेंगे और मैदान की ऊंचाई में वृद्धि 2.933 मीटर होगी, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। एक समकोण प्रिज्म जिसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है और तल की परिधि 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म के तल यानी आधार की परिधि, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो तल इसका समकोण के आकार का होगा। ठीक है, और इसकी परिधि या परिमाप, परिमाप कहें या परिधि कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप या परिधि होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कहता क्या है कि इस प्रिज्म की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए अगर इसकी पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है बगल की सतह का क्षेत्रफल। तो बगल की सतह का क्षेत्रफल, ये बगल की सतह है, ये आप देख रहे हैं, ये बगल की सतह है जिसे मैं आउटलाइन कर रहा हूं। तो किसी भी प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है, बगल की सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमें मालूम है, आधार का परिमाप या परिधि हमें मालूम है, तो हम ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। प्रिज्म और इसके आधार का परिमाप या परिधि 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई जिसे ज्ञात करना है। तो किसी भी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। प्रश्न में यह दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है
और ऊंचाई ज्ञात करने की बात कहता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 143, आधार का परिमाप 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तो ऊंचाई होगी 11 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से प्रिज्म की ऊंचाई होगी 11 सेंटीमीटर और हमारा आंसर होगा ए। सत्तर मीटर व्यास का एक कुआं 40 मीटर गहरा खोदा गया है और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक कुआं, इस कुएं का व्यास 70 मीटर है, तो इस कुएं की जो त्रिज्या होगी वो 35 मीटर और कुएं की जो गहराई होगी वो 40 मीटर। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन कुएं के आयतन के बराबर होगा। अर्थात कुआं बेलनाकार है, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुएं का आयतन। चूंकि कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब इस मिट्टी को कुएं के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई तक बिखेर कर तटबंध बनाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये तटबंध बन गया। तो कहता क्या है कि इस तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट ज्ञात कीजिए। तो किसी भी कुएं के चारों ओर बने तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। वो कंसेप्ट इस प्रकार से है। तटबंध के आधार का क्षेत्रफल गुणे तटबंध की ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन, जिस मिट्टी से तटबंध बनाया गया है। तो ये मिट्टी हमें कहां से मिलती है? कुएं से। यानी जो कुएं का आयतन होगा वो मिट्टी का आयतन होगा। ये क्लियर हो गया। अब तटबंध के आधार का क्षेत्रफल ये निकल जाए तो तटबंध की ऊंचाई भी आसानी से निकल सकती है। तटबंध का आधार और शीर्ष दोनों एक जैसा होता है। तो ये आप देख रहे हैं तटबंध का शीर्ष है, तो ऐसा ही इसका आधार होगा। और ये जो आधार और शीर्ष है ये दो वृत्तों से घिरा हुआ है। तो तटबंध के आधार का क्षेत्रफल होगा दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर। यानी तटबंध के आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटा वृत्त जो है वो कुएं की त्रिज्या है 35, और जो बड़ा वृत्त है कैपिटल आर कह सकते हैं, तो ये होगा कुएं की त्रिज्या 35 प्लस तटबंध की चौड़ाई जो कि 10 मीटर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 45 मीटर हो जाएगी। तो तटबंध के आधार का क्षेत्रफल होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें तटबंध की ऊंचाई h से गुणा कर देंगे तो मिट्टी का आयतन, और मिट्टी का आयतन क्या होगा, इस बेलनाकार कुएं का आयतन। तो अगर हमें तटबंध की ऊंचाई चाहिए तो हम मिट्टी का आयतन निकालेंगे और तटबंध के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ये कुआं जिसकी त्रिज्या 35 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कुएं का आयतन होगा, और कुआं बेलनाकार है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुएं से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों 10 मीटर तक बिखेर कर एक तटबंध बनाया जाता है। तो तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तटबंध है ये दो वृत्तों से घिरा हुआ है। एक कुएं का वृत्त होगा और बाहर वाला जो बड़ा वृत्त है ये तटबंध का वृत्त होगा। ठीक है, तो कुएं की त्रिज्या हमें मालूम है 35 मीटर, 10 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी को बिखेरा जाता है। तो बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी 35 प्लस 10 45 मीटर होगी। ठीक है, तो कुएं की ऊंचाई, माफ कीजिए, तटबंध की ऊंचाई जिसे हमें ज्ञात करना है। तो जो हम लोग कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं वो क्या है कि तटबंध के आधार का क्षेत्रफल गुणे तटबंध की ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन, यानी ये कंसेप्ट है। तटबंध के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और इस क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो मिट्टी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए, तटबंध के आधार के क्षेत्रफल में तटबंध की ऊंचाई से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा वो कुएं के मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन तो ज्ञात हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तटबंध के आधार का क्षेत्रफल। चूंकि तटबंध के आधार का जो क्षेत्रफल है वह दो वृत्तों से घिरा हुआ है, तो दो वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसका विस्तारित रूप क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस तरीके से हमें तटबंध के आधार का क्षेत्रफल मिल गया। तो जो कंसेप्ट शुरू से चर्चा कर रहे थे, तटबंध के आधार का क्षेत्रफल गुणे तटबंध की ऊंचाई,
बराबर मिट्टी का आयतन। ठीक है ना, मिट्टी का आयतन हमें मिल गया, तटबंध के आधार का क्षेत्रफल हमें मिल गया, तो तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो तटबंध की ऊंचाई होगी मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 35 है, तो 35 गुणे 35, और एच जो है वो कुएं की हाइट है एच। ठीक है, आर प्लस आर तो क्या होगा 45 प्लस 35 80, और आर माइनस आर 45 माइनस 35 10। अब हम इसको हल करेंगे और हल करने पर हमें 61.25 मीटर प्राप्त होता है। यानी तटबंध की ऊंचाई जो होगी वो 61.25 मीटर होगी, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। ए सेंटीमीटर भुजा के एक घन और ए सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड की ऊंचाई ए सेंटीमीटर है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। घन जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक भुजा कितनी है ए सेंटीमीटर, तो घन का जो आयतन होगा वो भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड पिरामिड का जो आधार है वो वर्गाकार है, और इसकी भुजा कितनी है ए, और पिरामिड की जो ऊंचाई है वो कितनी है ए। किसी भी पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चूंकि पिरामिड का जो आधार है वो वर्गाकार है, तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर होगा और ऊंचाई ए होगी। इस तरीके से पिरामिड का आयतन क्या होगा 1/3 ए क्यूब, और घन का आयतन कितना होगा ए क्यूब। तो इनके बीच में हम रेशियो बना लेंगे और इस तरीके से आयतन के बीच अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। घन की भुजा ए है, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब। अब इसके बाद पिरामिड का आधार वर्गाकार है, और वर्गाकार आधार की भुजा ए, और पिरामिड की ऊंचाई भी ए है। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार वर्ग है तो भुजा का वर्ग, ऊंचाई ए, तो पिरामिड का आयतन होगा 1/3 गुणे ए क्यूब, जबकि घन का आयतन कितना होगा ए क्यूब। तो प्रश्न है कि घन के आयतन और पिरामिड के आयतन के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन और ये पिरामिड का आयतन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3:1, यानी घन के आयतन और पिरामिड के आयतन के बीच अनुपात होगा 3:1,
और हमारा आंसर होगा डी। 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के परिमाण का पता लगाएं। आइए सबसे पहले हम लोग समचतुष्फलक के विषय में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समचतुष्फलक के परिमाण अर्थात आयतन को कैसे निकालते हैं उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। समचतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा पिरामिड होता है जिसकी 4 त्रिभुजाकार सतहें समबाहु त्रिभुज होती हैं। प्रश्न में दिया है कि समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 24 मीटर है। तो किसी भी समचतुष्फलक का आयतन होता है 1/12 गुणे √2 गुणे भुजा का क्यूब। अब हम लोग यहां पर एक ही जगह 24 रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। क्योंकि आंसर √2 में दे रहा है तो हम आंसर को √2 में बनाएंगे। तो 1/12 गुणे √2 गुणे भुजा अर्थात 24 का क्यूब। तो समचतुष्फलक का आयतन होगा 1152 √2 घन मीटर और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है? आइए सबसे पहले इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर होगा कमरे का आयतन बटे एक व्यक्ति के स्थान का आयतन। एक व्यक्ति के स्थान का आयतन। कमरे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 10 गुणे 8 गुणे 3.3। एक व्यक्ति के स्थान का आयतन 3 घन मीटर। और इस प्रकार हमें व्यक्तियों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इस प्रश्न का जो आंसर है वो बड़ा रोचक ढंग से दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन ए कहता है 100 से 12 कम, तो 100 से 12 कम का अर्थ कितना होगा? 88 व्यक्ति। ऑप्शन बी 77, 90 से 9 अधिक, तो व्यक्तियों की संख्या 99। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। व्यक्तियों की संख्या बराबर कमरे का आयतन बटे एक व्यक्ति के स्थान का आयतन। कमरे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे एक व्यक्ति के स्थान का आयतन। तो पॉइंट हटेगा 10 कैंसिल और 3 से 11। तो व्यक्तियों की कुल संख्या 88 है।
लेकिन विकल्प में किस प्रकार से 88 को व्यक्त किया गया है? 100 से 12 कम। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यदि किसी खोखले राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसे हिंदी में लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं, की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर है और ऊंचाई h है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये एक लंब वृत्तीय बेलन या राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और ये खोखला है। खोखला है तो इसकी दो त्रिज्या होगी, एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। आइए, तो इसकी जो बाहरी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और आंतरिक त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? h। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई बाहर की त्रिज्या h। फिर उसके बाद से अंदर का आंतरिक या अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा ये? 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दो वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा, और ये दोनों दो वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी तरीके से आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी खोखले लंब वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर के शीर्ष के या टॉप का क्षेत्रफल और बॉटम यानी आधार का क्षेत्रफल, और इनको जोड़ देंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक खोखला लंब वृत्तीय बेलन, तो इसकी दो त्रिज्याएं होंगी, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, और ऊंचाई h। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई स्मॉल आर एच, आधार का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और शीर्ष का क्षेत्रफल ये बराबर होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल। ये चूंकि दोनों बराबर हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये अभिव्यक्ति बदल करके ऐसी हो जाएगी, यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, आई अब ध्यान से देखिए, तो इसके और इसके बीच में कॉमन लेते हैं, तो क्या हमें मिलता है 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन हो गया, तो बचा क्या, आर प्लस आर, तो 2 पाई एच कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर। ठीक है, और इसके बाद हमने किया क्या कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, 2 पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, आई अब देखते हैं इसके और इसके बीच में क्या कॉमन बैठता है, तो क्या बैठेगा, 2 पाई आर प्लस आर, ये कॉमन होगा, तो जो कॉमन है उसे काट दीजिए, तो 2 पाई आर प्लस आर, तो बचा क्या यहां पर, एच, और यहां क्या बचा, आर माइनस आर। ठीक है, तो इस तरीके से अगला जो नया अभिव्यक्ति आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर माइनस आर। चूंकि टर्म को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो विकल्प में कैपिटल आर आगे है और एच बीच में, तो हम ऐसा ही कर देंगे, और 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एच माइनस आर, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.